खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपको मैं असदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। आज नाज़रीन, न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक प्लान करके मसाजिद को निशाना बनाया गया। 49 नमाजी शहीद हो गए। अब इस पर एक डिबेट चल निकली इंटरनेशनल मीडिया में। इसे एक्ट ऑफ टेररिज्म की बजाय एक्ट ऑफ वायलेंस करार दे दिया गया, उसे मेंटली सिक करार दिया गया उस आदमी को। अब इस पर मामला यह है, एक डिबेट जो सोशल मीडिया पे भी चल रही है और एक सवाल जेन्युइनली रेज हो रहा है, और वो ये कि जब अगर खुदा न खास्ता किसी हमले के पीछे कोई मुसलमान हो तो उसे तो फ़ौरन दहशतगर्द करार देकर और पूरी मुस्लिम उम्मा को दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक वाइट सुपरमेसी का नारा लगाकर एक शख्स हमलावर हुआ है और उसे एक्ट ऑफ वायलेंस कहा गया, एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं कहा गया। इस पर एक हमारे दोस्त रहमान फारिस ने शेर भी लिखा। उन्होंने कहा कि इतने मुख्तलिफ क्यों हैं फैसलों के पैमाने, हम करें तो दहशतगर्द, तुम करो तो दीवाने। तो इस पर हम डिबेट करेंगे, बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे आज एक इंपॉर्टेंट फैसला कराची की बैंकिंग कोर्ट से आया है। उसमें आसिफ जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा, इनके हवाले से जो नैब ने दरख्वास्त दे रखी थी कि इनका मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग का, फेक अकाउंट्स के ज़रिए से जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसको रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया जाए, और नैब का की ये दरख्वास्त मान ली गई है। इस पर पीपल्स पार्टी का एतराज़ यह है कि जब मामला सारा का सारा कराची का है या सिंध का है, एविडेंस यहाँ है, अकाउंट्स यहाँ पर थे, मुबैना तौर पर अगर मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से हुई है, सारा मामला यहाँ का है, गवाह यहाँ पर हैं, तो फिर इसको पिंडी में ले जाने का मकसद क्या है? और इस पर एतराज़ जो पीपल्स पार्टी की जानिब से उठाया गया, ये दुरुस्त है या गलत है, इस पर बात करेंगे। और देखेंगे अगला हफ्ता बहुत अहम है इस लिहाज से कि मंगल को नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त जो है वो ज़मानत वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। बुध को आसिफ जरदारी साहब और बिलावल को बुला लिया गया है नैब में इस फैसले के बाद, ये जो आज डेवलपमेंट हुई है। और फिर जुमेरात को मलिक रियाज साहब का जो केस है बेरे टाउन कराची के हवाले से, उसका फैसला भी आना है। तो अगला हफ्ता जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें देखेंगे और आखिर में क्विकली हम कोशिश करेंगे इस पर भी बात कर लें कि जुडिशरी से हमेशा ये तकाजा किया जाता है कि जुडिशल रिफॉर्म्स लाए जाएँ, और अब जब जस्टिस खोसा साहब ने इसकी जानिब कदम उठाया है पहला, और उन्होंने एक रिफॉर्म वो लेकर आए हैं स्पीडी जस्टिस के हवाले से और अदालतों पर बोझ कम करने के हवाले से, तो उस पर आज वकला बरादरी एहतजाज पर निकल आई और उन्होंने आज दिन भर एहतजाज किया। अब इसको वकला बरादरी क्यों रिजेक्ट कर रही है और क्या सारी वकला बरादरी कर भी रही है या नहीं, तो इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं। साहब खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं, सईद काजी साहब हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। न्यूजीलैंड से हम कोशिश करेंगे डॉक्टर अब्दुल मालिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, उनका मौक़िफ़ भी लें, लेकिन आगाज़ करते हुए सईद काजी साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये क्या सर, इसको आप एक इमरान खान साहब ने कहा भी कि हम तो पहले ही कहते हैं कि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी जो है कोई भी मुल्क शायद पूरी तरह से महफूज नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड को सबसे महफूज मुल्क तस्वुर किया जाता है और वहाँ पर एक प्लान्ड एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ है, यानी मनसूबाबंदी करके मारा गया। इसका मतलब वहाँ पर एक नेटवर्क मौजूद होगा या एक सोच कारफरमा है। क्या है ये? एक्ट ऑफ वायलेंस है जो इंटरनेशनल मीडिया ने कह दिया, या एक्ट ऑफ टेररिज्म है? इसको मानने में क्या रिलक्टेंस क्या है इंटरनेशनल मीडिया को? पहली बात तो असद भाई ये समझने की है कि ये जो जदीद दुनिया में 70s 80s के में ये जो टेररिज्म आया है, बुनियादी तौर पर इस टेररिज्म को जो मगरबी ताकतें हैं उन्होंने एक बाकायदा अपना खारजा पॉलिसी के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। यहाँ पे अगर इसको अगर आप बहुत पीछे ना जाएं, वैसे 60s में इन्होंने एक पेपर था, इनके अमेरिका के एक वजीर खारजा थे जो उन्होंने कहा था कि कैसे हमने मजहबों को और फंडामेंटलिज्म को इस्तेमाल करना है कोल्ड वार में। एक तो वो 60s की बात है, मगर जदीद 1978 में आ जाएं तो आप ये देखते हैं कि ये तमाम जहादी तंजीमें जो बनाई इन्होंने और अपनी जो कहानी इन्होंने सुनाई, पहले कहानी इन्होंने ये सुनाई कि जनाब यहाँ जहाद हो रहा है और उस वक्त रूस के खिलाफ जहाद हो रहा था, ठीक है, वो ख़त्म हुआ जहाद। अब उसके बाद ये टेररिस्ट बन गए। अब इन्होंने क्या किया कि अब इनको, जिनको पहले ये एक्सटोल करते थे, ग्लोरीफाई करते थे, उनको इन्होंने जो है डिमोनाइज करना शुरू कर दिया। उनको अब उन्होंने एक ईवल के तौर पर प्रेजेंट करना शुरू किया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मगरब में इकोनॉमिक प्रेशर्स आने शुरू हुए, तो उसके बाद उन्होंने जो यूरोपियन और अमेरिकन और ये तमाम रूलिंग क्लासेस थी,
इन्होंने अपने मुल्क के अंदर की जो 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 सख्तियां थी उसको भी टेररिज्म से एट्रीब्यूट किया। इमिग्रेशन से अभी आज इमिग्रेशन पे इल्ज़ाम लग रहा है कि इमिग्रेशन की वजह से जनाब ये हो रहा है, जो इमिग्रेशन की पॉलिसी आपने खोली है। जब आप दुनिया में बेशुमार रियासतें बर्बाद कर देंगे, सीरिया बर्बाद कर देंगे, इराक बर्बाद कर देंगे, अफगानिस्तान बर्बाद कर देंगे, तो लोग जाहिर है इस ग्लोब पे जो सिक्योर रीजन्स हैं, सिक्योर मुल्क हैं, उनकी तरफ जाएंगे। तो ये है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी मुनाफिकत ये है कि ये दीवानापन है या ये टेररिज्म है। अब आप क्या वो इनसैनिटी की प्ली उसको दी जाएगी कि जी वो इनसेन हो गया था, इसके लिए उसको माफ़ कर दें। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि यहाँ तो आप आते हैं, उठाते हैं, जाके जो 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 आपकी नेवी सील्स आती हैं वहीं पे मार दिया जाता है उसामा बिन लादेन को, और फिर उठा के फेंक देते हैं उसको समंदर में। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज उनके घर में आग लगी है, ये वो आग है जो उन्होंने हमारे घरों में लगाई थी, और ये इस तरह बुझेगी नहीं। जी असद। हाँ, और ये वही नज़रिया नहीं है, इस पर आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये वही नज़रिया नहीं है जो हमें ट्रंप की ज़बान से भी मिलता है, सुनने को मिलता है। वो तारकीन वतन वाली बात, वो वाइट सुपरमेसी, वो अमेरिकन फर्स्ट वाली बात। तो यहाँ पर तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो लोग तारकीन वतन हैं वो यहाँ पर न्यूजीलैंड में आकर रहते हैं, वो हम हैं, दे आर अस, और उनको उन्होंने डिफेंड किया। तो ये नज़रिया फिर यानी अपने वो जो चीज़ परवान चढ़ाई गई है वेस्ट के कुछ हलकों की तरफ से, जिसमें ट्रंप भी शायद एक हैं, ये उन्हें इसकी कीमत अदा करना पड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद मगरबी सुपर पावर्स ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का जाल बनाया, अपने आप को हाकम साबित करने के लिए, अपना असला बेचने के लिए, या मुख्तलिफ लोगों में कहीं तेल पे कब्जा करने के लिए, कहीं सोने, कहीं मुख्तलिफ ज़हायर पे कब्जा करने के लिए। वो आग उन्होंने इतनी पूरी दुनिया में के जलाई, आज उनके शोले उनके घर में घुस आए हैं। मुझे बताएं जिस लेटेस्ट तरीके से इस दहशतगर्द ने दहशतगर्दी नमाज पढ़ते हुए जुमा की अदायगी के दौरान जिस तरह दरिंदगी से दहशतगर्दी की है, खुदा ना हास्ता इसके पीछे कोई मुसलमान होता और ये किसी और मसलक के साथ होता तो क्या उस वक्त भी ये यही अल्फाज इस्तेमाल करते? दरअसल ये जो सुपर पावर ने जो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा रखने के लिए जो होचे हथकंडे खाए थे, किसी को जिहाद करना सिखाया था, किसी को डॉलर दे के लड़ाना सिखाया था, कभी उन्होंने रूस को तबाह करने के लिए कहा था, कभी उन्होंने फ़लस्तीन और इसराइल को लड़ा के चलाया था, आज उसके शोलों में आते जा रहे हैं। और ये वारदातें कोई पता नहीं कि कभी ना कभी किसी स्टेज पे आके अमेरिका में भी हो, जिस तरह ट्रंप की पॉलिसियां जा रही हैं। सही। अच्छा भट्टी साहब, अगर मुझे आप अपने आप को एक मिनट और दूसरे को अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, एक्चुअली वहां पर कोई 4 सवा 4 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं जानता हूं डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ज़ाहिरा मीडिया को भी फेस कर रहे हैं और वहां पर लोग भी पाकिस्तानी भी उनसे राब्ते में। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक। मैं सबसे पहले तो सर ये मुतज़ाद फिगर हैं पाकिस्तानी मीडिया में, कुछ लोग कहते हैं कि 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, कुछ खबरों पे मैंने सुना कि 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, और कुछ 5 की मिसिंग की बात कर रहे हैं और कुछ 7 की मिसिंग बात कर रहे हैं। तो ऑफिशियल क्या आपके पास फिगर है पाकिस्तानियों की, मिसिंग पाकिस्तानियों की या इंजर्ड पाकिस्तानीज़ की? अभी तक जो लेटेस्ट है उसमें 6 से 7 जो हैं, 7 आप कह लें पाकिस्तानी जो हैं जो मिसिंग हैं, जिसको आप कंफर्म कर सकते हैं। और जख्मी जो है 7 मिसिंग है वैसे अभी जी। अभी एक जो जख्मी थे जो जी, ये हालत ठीक नहीं थी, उनके चेहरे पे गोली लगी थी, अभी उनकी शहादत हो गई है। तो इस तरह जो अच्छा, एक तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ जिनकी शहादत होगी उनका नाम क्या है सर? उनका नाम नईम रशीद कहा जा रहा है। और अच्छा, तो ये इनकी शहादत हो गई है। तो अब ये जो मिसिंग है, ये मिसिंग से क्या मुराद है? क्योंकि जो लोग शहीद हुए हैं उनका डेटा तो मुरतब हो गया होगा, तो क्या ये जो मिसिंग लोग हैं इनका डेटा, वो जो शहीद होने वाले हैं उनमें से किसी का मैच तो नहीं कर रहा? ये नहीं, देखें ये वो थे जो जख्मी थे और आइडेंटिफाई हुए और नहीं की डेथ हुई है। बाकी लोग जो हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं है, अभी तक वी कैन नॉट कंफर्म जब तक कि हमें कंफर्म न्यूज नहीं मिली।
सही है। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब इस कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी फैमिलीज जो हैं वो जाहिर है बहुत परेशान हैं कि जो खास तौर पर जो मिसिंग है उनका स्टेटस पता नहीं चल रहा ना, कि खुदा ना खास्ता वो शहीद हो चुके हैं या वो मिसिंग से मुराद क्या क्या है, ये लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ऑब्वियसली आप जो बात कर रहे हैं ये वो चीज को तकलीफ दे रही है, लेकिन जब तक हमारी कंफर्मेशन नहीं है न्यूजीलैंड की तरफ से, आज रात लेट देर तक कोई कंफर्मेशन नहीं थी। अभी तो खैर वो नहीं कंफर्म करेंगे, अब सुबह ही पता चल सकेगा, लेकिन अभी रात लेट तक कोई कंफर्मेशन है। अच्छा, कोई स्पेशल सेल कायम किया गया पाकिस्तानीज के लिए वो ताकि आपसे रब्ता कर सकें या अपने मालूमात हासिल कर सकें, जो यहाँ पाकिस्तान में फैमिलीज हैं वो आपसे रब्ता कर सकें, कोई स्पेशल सेल कोई बनाया गया? पाकिस्तान हाई कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर हमने सभी जो हमारे ऑफिशियल्स हैं जो इस वक्त भी सारे जाग रहे हैं, उनके नंबर हमने दिए हुए हैं। आप पाकिस्तान के कोई भी उनसे रब्ता कर सकते हैं जी, और इसी तरह हम रब्ते में यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, उनसे रब्ते में। ये क्राइस्टचर्च में कितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है कुल? पाकिस्तानी कम्युनिटी जो ज्यादातर है वो ऑकलैंड में बेस्ड है। क्राइस्टचर्च हालांकि यहाँ का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम है। जो फैमिलीज को मिला के टोटल 3 पाकिस्तानी लगभग वहाँ पे इस वक्त। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो हॉस्पिटल में जो लोग इंजर्ड हैं पाकिस्तानी, उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी देखभाल के लिए भी कोई पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से, हाई कमीशन की तरफ से वहाँ पर कोई किसी को मुकर्रर किया गया है, या फिर वहाँ पे जो फैमिलीज हैं वो अपने तौर पर ही उनकी देखभाल कर रही हैं और हॉस्पिटल की इंतजामिया ही कर रही है? ये शहर क्राइस्टचर्च है और वेलिंगटन से खासा दूर है, और इस वक्त न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने तमाम क्राइस्टचर्च से जो फ्लाइट्स हैं उन पर पाबंदी लगा दी है। इसलिए हाई कमीशन से तो फौरी तौर पे इस वक्त शाम को कोई आदमी वहाँ नहीं जा सकता था, क्योंकि तमाम फ्लाइट्स पे पाबंदी है। और ऑब्वियसली सुबह ही हम पहुँच सकेंगे, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान की जो वहाँ पे एसोसिएशन है वो वहाँ पे मौजूद है, हम उनसे राब्ते में हैं और उनको हम बाकायदा उनके साथ कांटेक्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें रात के इस लम्हे आपने वक्त दिया। मैं भट्टी साहब कोई बात कर रहे थे, आप एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर दूसरे टॉपिक्स की तरफ जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। अभी डॉक्टर अब्दुल मालिक हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उन्होंने अफसोसनाक खबर को कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी की शहादत कंफर्म हो गई है, वो ज़ख्मी थे, वो अब दम तोड़ गए हैं। अल्लाह करे कि बाकी पाकिस्तानी महफूज हों, जो अभी तक मिसिंग जा रहे हैं वो खैरियत से हों। मैं चाहूँगा कि क्विकली अब हम इस इशू को जो है वाइंड अप कर लें, डिस्कशन को समेट लें और फिर हम बहुत सारी दीगर चीज़ें उस पर आ जाएँ। तो भट्टी साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। असल मैं ये कह रहा था, मगरिब ने दुनिया में अपनी हाकमियत कायम करने के लिए दहशत गर्दी का जाल फैलाया था, आज उसके अंगारे उसी की दहलीज पर आ गए हैं, उसी के घर पर आ गए हैं। ये जो कह रहे हैं ना ये दहशत गर्दी नहीं है, तो दहशत गर्दी होती क्या है कि एक जमात नमाज पढ़ते हुए एक आदमी ऐसा जाए जिसके पास लेटेस्ट असला हो, उसकी मूवी बना रहा हो और दुनिया को मैसेज ही देना है ना आपने। तो मेरा ख्याल है माजी में जो पाकिस्तानी या मुसलमान जहाँ जहाँ भी थे जुल्म सितम का शिकार हो रहे थे, ये उसकी एक और कड़ी है। और मेरा ख्याल है अगर मगरिब ने और इनकी सुपर पावर ने होश ना संभाला तो ये हर मुल्क में उन्हीं के खिलाफ ये बात शुरू हो जाएगा। क्या उसको भी फिर ये दहशत गर्दी नहीं कहेंगे? क्या कभी किसी गिरजे में, किसी मंदिर में किसी ने किया? भारत में जो अकलियत के साथ सलूक हो रहा है, मुझे बताएं कहीं दुनिया में हो रहा है? कभी अमेरिका उस पर बोला है?
हाँ, उसे टेररिज्म कहा ही नहीं जाता। 15 से ज्यादा ये इस्लामोफोबिया का जो चल रही हैं वो टेररिज्म नहीं है। ये जो इस्लामोफोबिया का केस से कहकर डराया गया, अब उसके रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। देखिए असद बिल्कुल ऐसी है कि आज खान साहब ने बड़ी अच्छी एक ट्वीट की थी कि जनाब दुनिया में जो दहशतगर्दी है उसका कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 9/11 के बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया पूरे वेस्ट ने कि जनाब ये जो इस्लाम है शायद उसको उन्होंने दहशतगर्दी से रिलेट करना शुरू किया कि जनाब ये जो मुस्लिम्स हैं जहां भी कुछ एक्ट होगा तो ये इस्लाम इसका कोई प्रचार करता है। यही वो कॉन्सेप्ट है कि वहाँ के लोगों को बताया गया कि जनाब ये मुस्लिम्स जोन से हैं ये शायद कोई टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। नतीजा क्या निकला कि वहाँ के अवाम में अब ये इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ आपको अभी मजीद नजर आएगा अगर आप पेरिस में देखें, फ्रांस में बहुत हुए इस किस्म के इंसिडेंट्स, आप देखें अमेरिका में भी शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो कहते हैं कि टेररिज्म नहीं है, एक शख्स ऑस्ट्रेलिया से चलता है, अगर तो वो इतना लूनेटिक था, पागल था, एक्सट्रीमिस्ट था, तो अपने मुल्क वो से अच्छा दीवाना या पागल था कि वो उसने पूरी कैमरा लगा के शूट किया आया। और वहां पे वो कोच था एक क्लब का और ट्रेनर था बड़ा अच्छा और गन्स लेके आया, तो इट्स ऑब्वियसली उससे इस्लामोफोबिया और ये जो मगरब में ये सिलसिला है और ये बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं आप। सर मुझे ये बताइए, मैं अगले जो कराची की बैंकिंग कोर्ट से आज डिसीजन आया, मैं आप ही से शुरू करता हूँ। ये पीपल्स पार्टी के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त है? वो कह रहे हैं कि जी सब कुछ अगर यहाँ पर है तो ये गवाह यहाँ पर हैं, एविडेंस यहाँ पर है, मामला यहाँ का है, केस यहाँ पर चला, फेक अकाउंट्स मुबैना तौर पर वो कहते हैं यहाँ पर थे, तो रावलपिंडी ले जाने का क्या मकसद है? असद इसमें देखने की बात यह है कि ये जो कराची बैंकिंग कोर्ट में चल रहा था केस, ये एक छोटा सा चैप्टर है उस बहुत बड़े केस का जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक JIT तश्कील दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो 10 वॉल्यूम्स आए जिसमें बेतहाशा सैकड़ों के हिसाब से फेक अकाउंट्स निकले, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस थी। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस तमाम मटीरियल को देखा और कहा कि जनाब ये नैब का केस बनता है और ये नैब इस्लामाबाद को उन्होंने रेफर किया फॉर द रीज़न के क्योंकि जब JIT आई उन्होंने कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट जोन सी है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, हमें रिकॉर्ड में मसला हो रहा है, हमारे जो विटनेसेस हैं उनको इश्यूज हैं, तो ये विटनेस प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया कि ये यहाँ पे चलेगा। तो नैब में सेक्शन 16 में ये पावर्स हैं चेयरमैन नैब को कि आप ये बैंकिंग से हट के ये चलेगा नैब की अदालत में, तो वो किसी भी केस को मंगवा सकते हैं। तो इस पे पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में जो ये कर रही है ये यूजलेस है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि ये केसेस इस्लामाबाद में पिंडी में चलने हैं। अच्छा, तो अब ये यहाँ पर आने के बाद जब केस यहाँ पर आएगा तो इसमें और वो जो नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि इसके फौरन बाद अब नैब ने जरदारी साहब को बुला लिया, इसमें क्या कनेक्शन है? देखिए ये भी जैसे मैंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उसी का चैप्टर है, ये वही एक केस और मुख्तलिफ रेफरेंसेस जो बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे ये खाली ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसमें कोई 19 अफराद थे जो जमानतों पे थे, जो बेल पे थे, उनकी वो बेल विड्रॉ कर ली गई है। अब नैब इनको 20 तारीख को बुलाया हुआ है, अब नैब इनसे इन्वेस्टिगेट करेगी कि पूछेगी और अगर नैब समझती है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए जरदारी साहब तो मुमकिना तौर पे उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है और ये अल्टीमेटली वो जो 10-12 रेफरेंसेस बन रहे हैं। एक और अब सवाल ये पैदा हो रहा है, चले मैं सईद काजी साहब के पास ले जाता हूँ, फिर आप भी इसको जवाब दीजिएगा। सईद काजी साहब, अब जमानतें भी मनसूख हुई हैं आज, अब जमानतें मनसूख होने के बाद तो फिर शायद गिरफ्तारी अमल में आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं अमल में आई। तो लेकिन आने वाले दिनों में जब नैब अब ने बुलाया है बुध को अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए, सवाल जवाब के लिए, तो अब कुछ लोग इसको फोर्सी कर रहे हैं कि जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा की या मुराद अली शाह साहब की आने वाले दिनों में इनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। आप मुश्किल टाइम देख रहे हैं, शुरू हो रहा है जरदारी साहब का? जी, जिस तरह से हालात जा रहे हैं वो तो मुश्किल टाइम है ही, लेकिन जो पहली बात आपने की है वो तो लीगल उन्होंने बता दिया कि पिंडी में इनको क्यों शिफ्ट किया गया। अगर आपको याद हो, और इस पर भट्टी साहब भी बहुत ज़्यादा एनलाइटन कर सकते हैं हमें, कि जब यहाँ पे JIT हो रही थी तो JIT में जिस तरह उसको धमकियाँ मिल रही थी और जो है इवन तो वो जो नाज़िली मजीद साहब हैं गालबन, वो तो नाम पूछ रही थी और फिर वो कह रही थी कि जी हम जानते हैं कि आपके नाम, तो वहाँ पे एविडेंस जो है उस तक एक्सेस नहीं हो रही थी। वहाँ पे सरकार के पास जो अदालतों के साथ वो इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के वहाँ जाके तो कह रहे थे कि यानी
आप जानते हैं, तो एक वजह सबसे बड़ी ये थी कि बाकायदा ये खबरें आई थी कि थ्रेट किया जा रहा था इवन उस वक्त की JIT को। तो जजेस के हवाले से जो है वो और भी खतरात मौजूद हैं। इससे पहले आप जानते हैं हाई कोर्ट के एक जज जो है उन पर फायरिंग हुई थी वहाँ पर, और अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया था। तो अब मामला ये है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ओवरऑल ये एक सूरत अहवाल रही है। और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन दी भी जाती रही कि वहां पर आप बैठकर गवाहान पर असरअंदाज होते हैं, आप यहाँ वहां पर तो जो आप बोतलें हैं उसके अंदर का मटेरियल तब्दील कर देते हैं, और फिर वहां से ओमनी ग्रुप के लोगों को, अनवर मजीद को, उनके साहबजादों को यहाँ इस्लामाबाद मुंतकिल करने का, यहाँ पर बुलाने का ऑर्डर दिया था साकिब निसार साहब ने कि इनको यहाँ शिफ्ट किया जाए, उनके बेटों को भी, अनवर मजीद साहब के बेटे को, अब्दुल गनी मजीद को। तो ये तो ऑब्जर्वेशन बार बार आती रही काजी साहब कि वहां पर आप लोग असरअंदाज हो रहे हैं। तो इसके पीछे भी वही सोच कार फरमा है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमाते हैं, क्योंकि देखिए जिन्होंने रॉन्ग डूइंग की है वो इस तरह से तो फिर वो तो अपने आप को डिफेंड करेंगे ना। उन्होंने इसलिए तो नहीं कि अगर किसी ने चोरी की है, चोरी तो हुई है और उसके सबूत हैं, किसने की है, कितनी की है, ये अदालत बताएगी। मगर जो चोरी करता है वो क्या आपके साथ और फिर वो पावर में भी हो अगर, तो वो क्या अदालतों के साथ और जो तफ्तीशी टीम है उसके साथ वो तावन करेगा? तो ये एक बड़ी जाहिर सी बात है। तो मेरे ख्याल में बुनियादी वजह ये थी। अब गिरफ्तारियां होती हैं नहीं होती, और जो है इस सिलसिले में अहम लोग वो क्या किरदार अदा करते हैं, ये करप्शन का मामला एक होक्स बन के रह जाता है या वाकई रियली कोई पैसे निकलते हैं या नहीं निकलते, ये एक बात देखने की है। इस पे बड़ा सवालिया निशान है। भट्टी साहब, ये जो मैंने सवाल किया था काजी साहब से कि जरदारी साहब की मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी काफी नाराज दिखती है और उनको लगता है कि इंटेंशंस इसके पीछे सही नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है। देखिए, काजी साहब ने कुछ बात बताई, इनके आगे गुफ्तगू करना मेरे लिए तो इख्तियार में नहीं है, बाहर है, लेकिन इसकी एक बहुत सारी बैकग्राउंड है। ये शौक में या किसी की ख्वाहिश पे कराची से इस्लामाबाद नहीं गया। जो जब JIT पहले FIA कर रही थी, FIA के एक अफसर को जब उन्होंने मोहतरमा फरियाल तालपुर को बुलाया तो उन्होंने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है, कितने बच्चे हैं। उसके बाद JIT बनाई गई, उनको धमकियां दी गई, डिफेंस के एक घर में रह रहे थे वो, तो उन्हें मारने की थ्रेट्स दी गई। फिर एक और अदारे ने उनको रेस्क्यू कराया, एविडेंस खत्म तमाम कर दिए गए। जिस अदारे को वो बुलाते थे JIT, वो उनसे ताउन नहीं करती थी, सबूत मांगते थे। जो विटनेस है उसको तो छोड़ दे, इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे उनको अपनी जिंदगियों के खतरात में पड़ गए। उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस को आगे बताया कि सर हमारे बच्चों को और हमारी जिंदगियों को खतरा है, उधर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, हम जिनको बुलाते हैं हम उनसे इन्वेस्टिगेशन करें, वो हमसे थोड़ी सी हमारे बच्चों की तादाद बता देते हैं, कहाँ रहते हैं आपके बच्चे, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं वहाँ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती? आसफ जरदारी की मुश्किलात में तो पहले ही बहुत इजाफा था। आसफ जरदारी जो उनमें मुश्किलात है, वो मुश्किलात का उनको शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको नया रुख देकर। देखें, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का, मैं इस केस पे 2015 से काम कर रहा हूं। एविडेंस तो फिर भी वहीं से आएगा ना जी, गवाहान तो वहीं होंगे, फिर भी यहाँ शिफ्ट होने से क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर किसी ने खुदा ना खास्ता JIT के किसी मेंबर की फैमिली को नुकसान पहुंचाना है, फैमिली मेंबर को, तो वो तो यहाँ केस चले या वहां केस चले, खतरात तो वैसे ही रहेंगे। और जो आप कहते हैं कि एविडेंस चेंज हो सकता था, वो तो अभी भी हो सकता है। फिर नहीं, देखिए, एविडेंस बहुत सारी उनसे कलेक्ट कर ली गई है। अब जो विटनेस है सारे वो कराची के रिहायश पजीर नहीं है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का शहर है, अगर उधर का मुंतहिब सदर आके पाकिस्तान में बैठ सकता है सिंध से, तो अगर उधर का केस, अगर उधर वो समझते हैं इन्वेस्टिगेशन अफसरों को खतरा है, उनकी जिंदगियों को खतरा है, एविडेंस नहीं आ सकते, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है। हाँ। इस्लामाबाद में भी क्या इनको मुश्किल? अच्छा, आप बताने वाले थे कि आप इनोसेंट होंगे, आप कुछ कह रहे थे कि आप 2015 से काम कर रहे हैं इस केस पर, आप कुछ शायद इंपॉर्टेंट चीज कहने वाले थे। नहीं, मैं एक गुजारिश कर रहा हूं इस पे। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि JIT ने इतने एविडेंस दे दिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस है। इस केस में से 15 क्राइम्स मुख्तलिफ निकलेंगे
2 रेफरेंस तो 23 को बन रहे हैं, इससे ज्यादा बनेंगे। इसमें कुछ लोगों को अगवा भी किया गया है, अच्छा, अगवा करके मारा पीटा भी गया है, फिर उनसे पैसे अपने नाम करवाए गए हैं। ये जेआईटी सिर्फ एक जेली अकाउंट या मनी लॉन्ड्रिंग तक महदूद नहीं है, इसमें कुछ लोगों की जिंदगियों को उठाया गया, लोगों को घर से अगवा किया गया, उन्हें तशद्दुद किया गया, उनसे जबरदस्ती चीजें सिग्नेचर करवाए गए। तो ये केस एक संगीन नवीयत अख्तियार कर चुका है। मैं समझता हूं कि इस वक्त नैब के पास इतने एविडेंस हैं कि वो जरदारी साहब को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तो अदालत ने फैसला करना है, उन्होंने अच्छा, क्या अब करना नहीं करना। राइट। लेकिन इस्लामाबाद में अगर ये केस आता है तो मेरा ख्याल है शफाफियत ज्यादा वादिया वादिया हो जाएगी। कराची अच्छा, में अब ये जो रह आप के गिरफ्तारी की अगर बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाला जी, अब ये मैं राजा साहब से ज़रा जानना चाहता ब्रेक से पहले। राजा साहब, ये ज़मानतें भी आज मनसूख हुई हैं, तो ज़मानतें मनसूख होने का मतलब तो ये नहीं होता कि आप ज़मानत कैंसिल हो गई तो आपकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी, तो क्यों गिरफ्तारी अमल में नहीं आई? नहीं, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू ये है कि पहले ये जो से ऑफेंस थे ये बैंकिंग कोड के ऑफेंसेस थे, अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 के करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के। और इनको जैसे कि अभी भट्टी साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा एम्पल ऑफ एविडेंस मौजूद है, तो नैब अगर बुलाएगी तो नैब अगर शहबाज शरीफ को उस छोटे से उस केस में अरेस्ट कर सकती है, तो इसमें जो वो क्रॉस द बोर्ड नैब बात करती है, क्योंकि ये तो प्योर कोई एसेट्स का केस आप ये नहीं कह रहे है। हैं कि बुध को जब नैब ने बुलाएगी तो बुलाकर गिरफ्तार कर सकती है? उनको बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये एसेट्स के केस नहीं है कि जनाब ये आपके कहां से, इसमें तो उन्होंने देखना है कि ये किकबैक्स हैं, ये किकबैक्स क्यों दी गई। और लीगली कितने इम्कानात लगते हैं आपको गिरफ्तारी के? देखिए, मैं तो समझता हूं कि क्रिमिनल केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। अगर ये अरेस्ट नहीं होते तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि ये किस किस्म का रेफरेंस फाइल करेंगे और क्या वजूहत होगी। देखिए, एसेट्स के केस में अरेस्ट ना करना एक लॉजिक समझ आती है कि आपसे सिंपली पूछा जाता है कि आप सोर्स बता दीजिए और अपना मनी ट्रेल देते हैं, लेकिन जहां पे किकबैक्स की बात है वहां पे नैब तक तमाम केसेस में अरेस्ट करती है, और अगर ना की तो फिर वो लगेगा कि ये वो जो अक्रॉस द बोर्ड वाली बात नहीं हो रही। अच्छा, एक की गिरफ्तारी की बात हो रही है और एक की रिहाई के लिए दरख्वास्त जो है वो जमानत के लिए मंगल को आ रही है, तो एक की गिरफ्तारी के इम्कानात कितने हैं ये तो आपने बताया। अब दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब की रिहाई के इम्कानात कितने हैं लीगल ग्राउंड्स पे, तो इस पर ज़रा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर ये क्वेश्चन मैं सबके सामने रखता हूँ और देखते हैं कि आने वाला जो हफ्ता है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, इन सब लोगों के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक के बाद पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा खुश आमदीद। अब एक चीज़, अब हम जरदारी साहब के हवाले से तो बात कर रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब की भी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत जो है वो मंगल को होनी है। कॉज लिस्ट आ गई है, उसमें केस लग गया है और मंगल को चौथे नंबर पे ये केस लगा हुआ है। अच्छा, अब मुझे राय साहब ये बताइए कि आपने कहा कि जरदारी साहब की गिरफ्तारी के तो इम्कानात हैं बुध को, नवाज शरीफ साहब की रिहाई के इम्कानात टेक्निकली आपको केस को देखते हुए कितने लगते हैं कि वो उनको तिबी बुनियादों पर जमानत मिल सकती है? ये वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी हुई थी वो शायद अभी भी वही हैं उनके केस में। देखिए, इसमें हालिया जो एक जजमेंट आई थी, जो पहले मियाँ साहब के केस में आई थी, उसमें उन्होंने बहुत से पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए थे कि बेल्स कैसे होंगे। अब मेरिट्स का तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देखेगी, आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जमानत के लिए आए थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने होल्ड किया था कि इनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो फौरी तौर पे इनको कोई बैरून मुल्क या जमानत दी जाए को खतरा लायक हो। और नंबर 2 ये, क्योंकि उन्होंने वो ही रिपोर्ट्स देखनी है, कोई नई रिपोर्ट्स नहीं है। उस रिपोर्ट्स को वो देखेंगे कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दुरुस्त फैसला दिया कि रिपोर्ट्स में कोई ऐसी बीमारी नहीं, क्योंकि रिपोर्ट से बाहर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा पाएगी। और नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने देखनी है कि आया इनको ट्रीटमेंट जो उनसी है गवर्नमेंट दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट इनको फैसिलिटी दे रही है कि जिस किस्म की इनको बीमारी है। तो मुझे लगता है कि इस ग्राउंड पे शायद बहुत ही कोई एक आध केस हो, ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि आप जमानत दे दें और वो अपनी मर्जी से बैरून मुल्क जाएं, क्योंकि असल चीज़ है ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट उसकी अवेलेबल है। तो आई थिंक कि उनको भी जमानत के चांसेस कम हैं।
अच्छा, अब वो आप कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट जो है उनका पॉसिबल है, उनकी ज़िंदगी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि कोई ऐसा ख़तरा नहीं है जिससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, कोई ऐसी बीमारी उनको लायक नहीं है, और फिर जो बेहतरीन इलाज मिल सकता है वो उनको मिल रहा है, ये बात आपने। अच्छा काजी साहब, अब मसला ये है कि यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों से एक महाज बना हुआ है और जो एक पॉइंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है PMLN के लोगों से की तरफ से, वो ये है कि उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, अगरचे फैसला, ऑब्जर्वेशन क्या बल्कि फ़ैसला था, फैसले में ये तहरीर है वो मुख्तलिफ था। अब अगर इम्कानात नहीं होते या कम है नवाज शरीफ साहब की रिहाई के, तो फिर तो रिहाई की कोई और सूरत नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि वो जाएं और अपनी जो मेन अपीलें हैं उनकी उसको फेस करें और पूरा केस भुगतें। देखिए, एक बात मैं असद करना चाहता हूं कि अगर हालिया तारीख में देखें तो एक वजीर आज़म जेल में है, उसका नाम है ऑलमर्ट, वो इजराइल में है। जो उनका हालिया वजीर आज़म है नेतान्याहू, उस पर 3 संगीन चार्जेस हैं, कोई पता नहीं कल वो भी अंदर होगा। अब सवाल ये है कि अगर आप मुल्क के हाईएस्ट ऑफिस को आपने गए हैं, 3 दफ़ा गए हैं, 4 दफ़ा गए हैं, तो भाई ये आप यानी ये आपको ऑटोमेटिकली क्या कोई प्रिविलेज मिल जाता है कि जनाब आप जो है ये पूरा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो ये समझता हूँ, आमिर अब्बास साहब बड़े एक जय्यद किस्म के लीगल एक्सपर्ट हैं, क्या कोई ज़रूरत है यहाँ पे यहाँ जो सारा फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पे FIA बनी, नैब बनी, अच्छा भी काम किया होगा। मैं एक बात करता हूँ, जो इस मुल्क के 80-90% लोगों का तरीका तफ्तीश है, एक SHO के हवाले करें, उसको कहें निकाल यहाँ है क्या, एक तबकाती हमने निज़ाम इंसाफ बना दिया है, पूरा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। 5-5 करोड़ रुपए की तनख्वाहें और फीसें लेने वाले मोटी मोटी कानून की किताबें खोल के हमें उसमें से बड़े बड़े नुक्ते निकालते हैं कि क्या हिकमतें थी इस इंतहाई बड़ी चोरी में। यानी 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 3,000 की चोरी पे तो आप खाल खींच लेते हैं आदमी की, और जो कि गलत है मैं समझता हूं। लेकिन अगर ये राइज है, इनको 4 दिन थाने में भेजें, सारी बात आपको समझ में लग जाएगी। आज ये मुल्क जो है एक डिफॉल्ट की हद पे आ गया है, $100 अरब से ज्यादा इसका कर्जा हो गया है। ये कौन लोग हैं यार, इन्होंने पहिया ईजाद किया है, इन्हें हर चीज हम माफ कर दें। क्या किया इन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क जो दुनिया के अजीम तरीन मादनियात का, जिसमें तो आज भी वो नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं मेरे ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं, मेरे ऊपर तो ना कोई इल्जाम साबित हुआ है, ना मैंने कोई करप्शन किया है, एक पाई मैं हिसाब दे सकता हूँ। यार वो साबित तो अंदर क्यों है? ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या साबित हुआ था? 62, 63 जो इन्होंने खुद जो है वो नहीं हटाई थी आइन में से, उसके तहत तो उसी कोर्ट ने अंदर। यानी ये आइन जब आपको 3 दफा, भले आप इलेक्शन रिग करके आए, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, जियाउल हक के साथ मिलके, या कियानी आपको लेके आए इलेक्शन में, तो फिर आइन ठीक है। लेकिन आइन की उन शिकों में जब चोरी के हाथ पड़ जाए तो आइन भी गलत, जो है वोट को भी इज्जत दो। तो ये फ्रॉड ड्रामा, ये तबकाती सिलसिला बंद होना चाहिए। और बड़े लोग बीमार हैं, अंदर मर जाते हैं। एक चीज अब मसला ये है कि पाकिस्तान में हर शख्स ये कहता है और जी इनका कुछ नहीं हो सकता जी। मैं अब भट्टी साहब, मसला ये है पाकिस्तान में चूंकि कभी एहतसाब उस तरह से हुआ नहीं है, हर शख्स अभी भी लगता है नहीं जरदारी साहब नहीं अंदर हो सकते, नहीं जी यहाँ कुछ नहीं हो सकता और जरदारी साहब, और फिर कोई कहता भी अंदर होंगे तो जी पैसे इनसे कौन वापस लेकर आएगा, ये बड़े स्मार्ट लोग हैं। आज इमरान खान साहब ने कहा है एक जलसे में खिताब करते हुए कि NRO नहीं मिलेगा, दोबारा उन्होंने कहा। सवाल फिर पैदा हो रहा है कि इमरान खान साहब के हाथ में क्या है जिसकी वजह से वो दावा करते हैं कि NRO नहीं मिलेगा। NRO इमरान खान साहब तो दे नहीं सकते, मामला अदालतों में है, या अगर कहीं NRO होना भी हो तो कहीं और से होता है पाकिस्तान में। तो ये इमरान खान साहब के हाथ में है आपके ख्याल में जिस पर वो दावा कर रहे हैं? नहीं असद, ये सच नहीं है जो इमरान साहब फरमा रहे हैं, नहायत अदब एहतराम के साथ। ये सच है कि पाकिस्तान में कभी भी किसी ताकतवर को कानून के मुताबिक सजा नहीं दी गई। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार कोई नहीं कर सकता। अरबों खरबों रुपए हमारे मुल्क पे मकरूज हो गए, 1,40,000 का एक शख्स मकरूज हो गया, लेकिन आज तक कोई लुटेरा नहीं पकड़ा गया। अब नवाज शरीफ साहब की तरफ आ जाते हैं। एक तो अल्लाह ताला उनको सेहत है, उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो फौरी तौर पे खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगी को खतरा हो। दूसरा, वो मुल्ज़म नहीं, मुजरम है। और मैं आपको दावा करता हूं, राजा साहब काबिल एहतराम बैठे हैं, मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है, पाकिस्तान की 99% पॉपुलेशन को पास सेहत की वो सहूलतें मौजूद नहीं है जो उनको जेल में एक कैदी को है।
कितने कह वो बेचारे बीमारों अस्पतालों में लाचार एक डिस्प्रिन से मर रहे हैं, एक एंजियोग्राफी ना होने की वजह से मर रहे हैं। पीआईसी में एंजियोग्राफी की 1.5 साल की डेट दी जा रही है, आपके डायलिसिस के लिए 1 साल की डेट दी जा रही है। यार किस केस में इनको लेंगे? इनसे ज्यादा कोट लखपत जेल में संजीदा मरीज है। क्या जो इनके लिए 5 बोर्ड बने हैं, इनके लिए लाइफ सेविंग यूनिट वहां पहुंचा, ये तो पीएचसी में खुद नहीं है। किस बेस पे जमानत लेंगे यार? भट्ट साहब, और ये तो कहा जाता है कि जी एक मरीज का ये हक है तो डॉक्टर कह रहे हैं कि वो जहां से चाहे अपना इलाज कराए और वो जाकर, लेकिन एक ऐसा शख्स जो मुजरिम है, जो आप कह रहे हैं कि वो मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम है, तो ये हक मुजरिम को नहीं है कि वो अपनी मर्जी के डॉक्टर से या अपनी मर्जी के मुल्क में जाके इलाज करा? मैं उनकी अकल पे मातम कर रहा हूं। एक तरफ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में जहां से चाहे इलाज करा दे, दूसरी तरफ कहते हैं एनआरओ नहीं होगा। क्या बाकी मरीजों के लिए यही कानून है? क्या उस कोट लखपत जेल में 15 से ज्यादा हार्ट के पेशेंट है, कई फालज के पेशेंट है, कई कैंसर के हैं, लातेदाद बीमारियों में मुब्तला है। आपको पता है जेल में एक कैदी के लिए 1 महीने का 28 रुपये इलाज की रकम रखी जाती है। इनके आने जाने पर रोजाना लाखों रुपया, 5-5 लाख रुपया लग रहा है। कौन सा कानून, कौन सा तरीका? आने वाला हफ्ता याद रख ले, जरदारी या नवाज शरीफ के लिए मुश्किल नहीं, पाकिस्तान की डायरेक्शन तैनात करेगी कि क्या करप्ट और डाकू लुटेर चोरों को कानून के मुताबिक सजा होगी या हम ये हमेशा बचते रहेंगे? ये बात बड़ी आम है, क्योंकि अगर अब एहतसाब नहीं होता, जिसका हम बड़ा चर्चा सुनते हैं, तो फिर शायद एतमाद उठ जाएगा पाकिस्तान के एहतसाब से, और फिर मेरा ख्याल है ना नैब की जरूरत है राय साहब, ना किसी और चीज की जरूरत है। फिर वो लोगों का यकीन जो पक्का हो जाएगा कि भाई इनका एहतसाब नहीं हो सकता, इनसे पैसे ना रिकवर किए जा सकते हैं, ना इन लोगों के, ये बड़े लोग हैं। अच्छा, अब मुझे एक तो ये बता दीजिए राय साहब कि अदालती निज़ाम से और जुडिशरी से बड़ी ये डिमांड की जाती है कि जी आप रिफॉर्म्स लेकर आएँ। अब 22A गालिबन यही है जिसमें एक रिफॉर्म लाने की कोशिश की है चीफ जस्टिस साहब ने, और अब आप अगर FIR पुलिस दर्ज नहीं करती तो आप अदालत में आने से पहले पुलिस ही की एक कमेटी के पास जाएंगे और वहाँ जाकर वो FIR दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे। जो ख़त्म नहीं किया गया, एक रास्ता बढ़ा दिया गया है, वहाँ से आप करें ताकि अदालतों पर जो लोड है वो कम हो सके। अब आपकी वकला बरादरी ने आज एहतजाज कर दिया, आप इस एहतजाज के साथ हैं? देखिए, मुझे नहीं समझ आती कि ये एहतजाज का क्या इसने रीजनिंग वो दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त तकरीबन 6 लाख मुकदमात ऐसे हैं कि जो सिर्फ 22 से जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं कि जब किसी भी शख्स की FIR नहीं कट रही होती, वो फौरन से पेशदर आके एक दरखास्त सेशन जज के पास लगा देते हैं कि जनाब हमारी FIR कटे। तो उसको कर्टेल करने के लिए उन्होंने कहा कि हम ये जो पीछे आपके इल्म में होगा कि एक पुलिस रिफॉर्म्स की मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चीफ जस्टिस साकिब निसार थे। उसमें यह तय हुआ था कि अगर किसी को कोई ग्रीवेंस होता है पुलिस से, तो एक उस ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के पास आप जाएंगे कि जनाब मेरा ये ग्रीवेंस है, ये FIR नहीं काट रहे, और फिर भी अगर वो नहीं मानती तो फिर आपके पास 22A जस्टिस ऑफ पीस की फैसिलिटी मौजूद है। इससे कानून से निकाला नहीं गया, कानून मौजूद है। सिर्फ उस अननेसेसरी लिटिगेशन को कि फौरन से पेशतर आप कोर्ट आते हैं, तो आई बिलीव कि इसमें ये एक पॉजिटिव स्टेप लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इससे अननेसेसरी लिटिगेशन में फर्क पड़ेगा। तो आप नहीं समझते कि जो वकला का एहतजाज, बार काउंसिल आज एहतजाज पर हैं, ये उस तरह से जस्टिफाइड है? मेरे नजदीक तो इसमें कोई रीजनिंग नजर नहीं आ रही कि जो ये एहतजाज हो रहे हैं। सही है। अच्छा भट्टी साहब, फाइनल कमेंट, लास्ट मिनट है। ये एक ऐसे मरहले पर पाकिस्तान आ गया है कि वो जो एहतसाब की हम बात सुन रहे थे, तो ये वाला हफ्ता शायद एक ऐसा है जिसमें हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। इसमें आपका आवाम का एतमाद बनना है या एतमाद खोना है? क्या इसको इस तरह से देखना चाहिए या फिर हमें देखना चाहिए कानून के मुताबिक जो हो रहा है बस ठीक है? नहीं, देखे, मैं कह रहा हूं आने वाला हफ्ता पाकिस्तान की डायरेक्शन तय करेगा कि इधर अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर का एक पाकिस्तान है या ताकतवर माफिया का पाकिस्तान है। बाकी 19 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। साकिब निसार साहब के जाने के बाद मैं उन्होंने बताऊं क्या नुकसान हुआ। खुदा की कसम करप्शन 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। एक खौफ था, मैंने चीफ सेक्रेटरी आला अफसरान को कि यार सुबह कॉन्टेम्प्ट में बुला लेंगे, अब वो नहीं रहा। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया है। भट्टी साहब आपका, राजा आमिर अब्बास साहब आपका भी, और सईद कायद साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अगला हफ्ता बहुत अहम है, कल भी हम इस पर प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।